हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है गति के नियम, उसमें जो तनाव बल के जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे, उसमें जो आगे है उदाहरण 5.9। तो उसमें क्या है कि चित्र 5.12 ए जो यहाँ पे दिखाया गया है, उसमें ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण क्या है ये हमें ढूंढना है। यदि ट्रॉली और पुष्ट के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.04 है तो डोरी में तनाव क्या है। तो इसमें तनाव बल हमें फाइंड करना है और डोरी की संहति हमें नगण्य माननी है। और यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल जी है उसका मूल्य हमें क्या 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रॉली दी गई है उसका जो यहाँ पे वेट है, यहाँ पे उसका है 20 किलोग्राम। और यहाँ पे जो डोरी से जो बंधा गया जो सहमति है, जो वेट है उसका वेट है 3 किलोग्राम। ओके, तो चित्र बी, जो यहाँ पे चित्र बी दिखाया गया है वो यहाँ ए में जो इतना जो पोर्शन है इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 3 किलोग्राम का जो मास है, जो ये ब्लॉक है, उस पे ये टी जितना तनाव बल यहाँ ऊपर तक लगेगा और उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ नीचे लगेगा। तो उससे ब्लॉक की जो गति है उसका क्या होगा, तो 30 जो 3 किलोग्राम है उसका न्यूटन में हम जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, N इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, तो m कितना है इसका 3 किलोग्राम और g कितना होगा 10। तो उससे मिलाकर क्या होगा 30 हो जाएगा जो उसका जो बल है वो। ओके, तो 30 माइनस टी जो ऊपर लगा है। ओके, तो उसका टी जो तनाव बल है ये इज इक्वल टू 3 इंटू ए क्या है इसका त्वरण होगा। ओके, वैसे ही जो चित्र सी है, यहाँ पे जो ये 20 किलोग्राम की जो संहति है, जो वेट है जो यहाँ पे लगाया गया है, उससे जो ये बनता है उसमें कितने बल लगते हैं। तो एक ये बल लगेगा घर्षण बल और दूसरा क्या यहाँ पे तनाव बल होगा। तो ये दो बल लगेंगे यहाँ पे, तो उससे टी यहाँ लगेगा नीचे की ओर से, इसलिए टी माइनस ये जो घर्षण बल यहाँ पे लगेगा ये इस तरफ लगेगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो उसका 20 इंटू ए, एम इंटू ए, ये इसका फोर्स का है, ये फोर्स। इसका इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, वैसे ही बनेगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ m कितना था 3 किलोग्राम, यहाँ m कितना है 20 किलोग्राम, इसलिए 20 इंटू ए। यहाँ पे हमें त्वरण फाइंड करना है ए। ओके, अब एफ के ये यानी कि घर्षण बल, उसका जो इक्वेशन है म्यू के इंटू एन। यहाँ पे जो म्यू के जो गतिज घर्षण गुणांक का वैल्यू हमें दिया गया है 0.04 और एन की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, तो एन इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, तो एम कितना है 20 और जी कितना होगा 10, इससे कितना आएगा 200 न्यूटन। ओके, तो इस प्रकार ट्रॉली की गति के लिए जो समीकरण हमने लिखा है टी माइनस एफ के, तो एफ के हमें यहाँ से मिला, तो उसका वैल्यू क्या है 20, टी माइनस एफ के का वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई 200 न्यूटन। ओके, और 20 ए, तो टी माइनस 8 20 ए, तो ए क्या जो ए का वैल्यू है यहाँ से हमें 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है। ओके, वैसे ही जो ए की वैल्यू है यहाँ पे हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, ऊपर वाले या नीचे वाले दोनों में से कोई में, तो टी का वैल्यू मिलेगा 27.1 न्यूटन।
टी क्या है, तनाव बल, और ये इस संहति का त्वरण। ओके, तो ऐसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, तो उसके बाद आता है जो घर्षण बल हमने देखा, उसमें एक और प्रकार का जो बल है वो है लोटनीय घर्षण बल। ओके, तो इस घर्षण बल को हम जब क्षैतिज समतल पर एक वलय, ये वलय यानी कि रिंग के समान वस्तु अथवा गोल गेंद जैसे पिंड को बिना सर के केवल लोटन करा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई उस पर घर्षण बल नहीं लगता। जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो उस पर कोई घर्षण बल नहीं लगता। क्यों? तो लोटनीय घर्षण करते किसी पिंड का हर क्षण समतल तथा पिंड के बीच केवल एक ही संपर्क बिंदु होता है। जैसे कि कोई यह गेंद है और ये पृष्ठ है, तो यहाँ एक संपर्क बल होता है, वही यहाँ जो एक संपर्क बिंदु होता है वही ये पृष्ठ के संपर्क में होता है। इसके कारण यहाँ पे कोई ज़्यादा घर्षण बल नहीं लगता। तथा यदि कोई सर्कन नहीं है तो इस ताक्षणिक संपर्क बिंदु के समतल के आपेक्ष कोई गति नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे जो कोई हम बल नहीं देंगे तो यहाँ कोई गति नहीं होगी। ओके, तो ये जब भी ये गेंद यहाँ पे रुका है तभी ये एक ही संपर्क बिंदु इस पृष्ठ के संपर्क में होगा, और ये जब गति भी कर रहा है तभी एक बिंदु ही पृष्ठ के संपर्क में होता है। ओके, तो इस स्थिति में गतिज अथवा क्षैतिज घर्षण शून्य होता है। तो जो ये स्थिति है वहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं लगता। तो पिंड को एक समान वेग से निरंतर लोटनी गति कर रहा है, तो उस टाइम पे जो गेंद है या कोई भी जो क्षैतिज समतल पर कोई वलय है वो ऐसे ही गति निरंतर करता रहेगा। लेकिन ये ऐसी स्थिति कोई व्यवहार में नहीं होती, क्योंकि कोई भी पिंड हो तो जब गति कर रहा है तो उस पर कोई ना कोई बल तो लगता ही है, कोई ना कोई घर्षण बल तो लगता ही है, तभी वो गति करता है। गति करने के लिए बल तो लगना जरूरी ही है, और जब बल लगता है तो उसमें घर्षण बल भी लगता है, और घर्षण बल के कारण ही गति होती है। ओके, तो समान भार के इस पिंड के लिए लोटनिक घर्षण सदैव ही सर्पिक अथवा स्थैतिक घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये जो गेंद पर जो बल घर्षण बल लगता है, जो लोटनिक घर्षण बल है, वो जो हमारा जो सर्पी और क्षैतिज घर्षण बल था जो हमने आगे देखा है, उसकी तुलना में इसका मूल्य बहुत कम होता है। तो यही कारण है कि मानव सभ्यता में इतिहास में भारी बोझों के परिवहन के लिए पहिए की खोज हुई। जब हमें कोई भारी वाहन उठाना होता है तो क्या, जैसे कि कोई भारी चीज़ है, जैसे कि एक बैग है, तो जो हम बड़े बड़े बैग होते हैं तो उसमें क्या नीचे पहिए लगाते हैं, तो उससे उठाना हमें आसान होता है। वैसे ही या पहिए के कारण कोई भारी वाहन उठाने में सरलता होती है। तो ये एक लोटनिक घर्षण का एक उदाहरण है। तो लोटनिक घर्षण के समय घर्षण संपर्क पृष्ठों में क्षण मात्र के लिए ही विरूपित होता है। जो लोटनिक गति होती है उसमें जो घर्षण बल होता है वो क्षण मात्र में ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही संपर्क बिंदु संपर्क में होता है, और इसके फलस्वरूप पिंड का क्षेत्रफल भी संपर्क में होता है। घर्षण बल को हम अवांछनीय बल मानते हैं बहुत सारी स्थितियों में, जैसे कि मशीन जिनमें विभिन्न पुर्जे गति करते हैं तो उसमें घर्षण की ऋणात्मक भूमिका होती है। तो यह आपेक्ष गतियों का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा आदि का ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। तो मशीनों के स्नेहक गति घर्षण को कम करने का एक साधन होता है। तो घर्षण को कम करने का अन्य उपाय मशीन के दो गतिशील भागों के बीच हम क्या लगाते हैं, तो बॉल बेरिंग लगाते हैं, और इससे जो ऊर्जा का जो क्षय
होता है वो कम होता है, और सापेक्ष गति करते दो ठोस पृष्ठों के बीच वायु की पतली परत बना कर भी हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी व्यावहारिक स्थितियों में घर्षण अत्यंत आवश्यक होता है, और गतिज घर्षण में ऊर्जा क्षय होता है, फिर भी अपेक्षित गति को शीघ्र समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि हम यहाँ फर्श पे हम चल रहे हैं, तो ये घर्षण बल के कारण ही हम चल सकते हैं, और ये जो हम सड़क पर कार भी चला रहे हैं वो भी घर्षण बल के कारण ही संभवित है। तो ये घर्षण बल है, कुछ स्थितियों में हमें आवश्यक भी होता है। तो यहाँ जो घर्षण बल का जो टॉपिक था यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे हम देखेंगे जो है वर्तुल वृत्तीय गति। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर में 5.10 नंबर का जो टॉपिक है वो है वृत्तीय यानी कि वृत्तीय वर्तुल गति। ओके, तो अध्याय 4 में हमने देखा कि आर त्रिज्या के किसी वृत्त में एक समान चाल v से गतिमान किसी पिंड का त्वरण v²/r वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। ओके, तो कोई यहाँ पे वृत्त है तो उसका जो त्वरण है यहाँ पे लगेगा और उसकी चाल ऐसे यहाँ पे होती है। ओके, तो उसमें उसमें बल लगता है, जो सेंटर पे बल लगता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा m × v²/r, और उसका a का वैल्यू क्या होगा, त्वरण क्या होगा v²/r। ओके, तो ऐसे वर्तुल गति में ऐसे त्वरण और जो बल लगता है जो अभिकेंद्री होता है वो ऐसे हम लिखते हैं। तो ये हमने चैप्टर 4 में देखा था। ओके, तो यहाँ जो m है वो क्या है, जो पिंड की संहति है उसका मास है, और केंद्र की ओर निर्देशित इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये जो बल है उसको क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्र बल। ओके, और जब हम डोरी की सहायता से वृत्त में घूर्णन करने वाले पत्थर को डोरी में तनाव अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जब हमें कोई पत्थर एक डोरी से बांध के हम गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें जो डोरी में कौन सा बल उत्पन्न होगा, वो तनाव बल होगा, तो वो अभिकेंद्र बल बनता है। उसमें तनाव बल जो होता है वो अभिकेंद्र बल बनता है। वैसे ही एक दूसरा जो उदाहरण है वो है सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। वो इसके लिए आवश्यक बल सूर्य के कारण ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण से मिलता है, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसमें अभिकेंद्र बल बनेगा। ओके, और उसके बाद जब हम जो क्षैतिज सड़क पर कार को वृत्तीय मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या बल होता है, घर्षण बल होता है। ओके, उसमें जो घर्षण बल जो लगता है कार और सड़क के बीच, तो वो अभिकेंद्र बल बनता है। ओके, तो किसी सपाट सड़क तथा किसी ढालू सड़क, कोई एक ये सपाट सड़क होती है और थोड़ा सा उससे ऐसे होती है, ये ढालू सड़क होती है। तो उसमें वर्तुल गति के नियमों के रोचक उदाहरण हैं। ये दोनों जो सड़क के जो उदाहरण हैं, जब हम कार सड़क पर चलाते हैं तो ये जो उदाहरण बनेंगे ये वर्तुल गति के दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो पहले हम जो समतल सड़क पर जो कार की गति है उसका जो उदाहरण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब कोई समतल सपाट सड़क होती है उस पर जो कार चलती है तो उस कार पर 3 बल आरोपित होते हैं। तो जो यहाँ पे चित्र 5.14a में दिखाया गया है, जो ये समतल सड़क है उस पर कार चल रही है, तो उसमें कितने बल लगते हैं। तो पहला बल है कार का भार, जो भार होता है वो m × g। m क्या है, जो कार का वेट है, उसका मास है, और g क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये पहला बल है। ओके,
उसके बाद जो अभिलंब प्रतिक्रिया, जो अभिलंब बल लगता है कार पे, जो एन लगता है, यहाँ ऊपर से लगता है। ओके, उसके बाद कार और सड़क के बीच का जो बल है वो कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल, उसको एफ द्वारा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये 3 बल लगेंगे। कार का भार m इंटू जी, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो कार से जो सड़क के बीच के सड़क पर लगेगा m इंटू जी। उसके बाद जो लगेगा अभिलंब बल जो ऊपर लगेगा n, और कार और सड़क के जो बीच लगेगा वो है घर्षण बल। ओके, तो ये 3 बल लगेंगे। तो यहाँ जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो कोई त्वरण नहीं है, यहाँ पे कोई त्वरण नहीं लगता, क्योंकि जो कार है वो एक समतल सड़क पर चल रही है। ओके, तो यहाँ जो n ऊपर की ओर से लगेगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए इसको माइनस में हम ऋणात्मक दर्शा सकते हैं। तो माइनस mg, और उसका कुल बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू mg। जितना अभिलंब बल लगेगा उतना ही वो उसका कार का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कार से जो पृथ्वी के बीच में, तो n इज इक्वल टू m इंटू जी, दोनों का मूल समान होगा, तभी कार ये सड़क पर चल सकती है। ओके, तो वर्तुल गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क के पृष्ठ के अनुदिश होती है। तो जो वर्तुल गति होती है, जो उसमें अभिकेंद्र बल होता है n, तो उसका मूल्य जो कितना होना चाहिए? तो जो कार का भार है उसके बराबर होना चाहिए। यह क्षैतिज घर्षण भी अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करता है। जो घर्षण बल लगता है वो भी जो कार की गति के लिए आवश्यक होता है। तो कार की समुपस्थिति गति का विरोध करता है। जो घर्षण बल यहाँ पे लगेगा जो कार की गति के विरोध करता है, तो कार को चलाने में जो घर्षण बल F लगता है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? तो हमने जो आगे वाले जो थियोरी में सीखा था, तो F लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n इज इक्वल टू mv² अपॉन r। जो F जो हमने यहाँ पे देखा कि केंद्र की और अभिकेंद्र बल कितना होना चाहिए? mv² अपॉन r जितना, तभी ये गति संभवित हो सकती है। तो v² क्या होगा? यहाँ से लेस देन और इक्वल टू μs r इंटू n अपॉन m। तो μs r इंटू n इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी, तो μs r g। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि μs तथा r के किसी दिए हुए मान के लिए कार की वर्तुल गति की कोई संभावित अधिकतम चाल होती है। तो μs और r दोनों का जो मान होगा उसके कारण ही जो कार की गति संभवित होगी। ओके, तो जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो v अधिकतम यानी कि जो कार की जो स्पीड होनी चाहिए, उसका वेग, ओके, उसकी चाल, तो अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो √μs इंटू r इंटू जी। ओके, इससे कम जो कार की चाल होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इससे कम जो इसकी चाल होगी कार की, तो कार सड़क पे चल सकती नहीं है। ओके, तो ये है समतल सड़क पर कार की जो कार की हम गति करवा सकते हैं, कार को हम चला सकते हैं, तो उसमें उसकी जो स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, तो इसका ये इक्वेशन है। ओके, तो उसके आगे हम जो आगे का जो टॉपिक सीखेंगे वो है ढालू सड़क पे जो कार की गति, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।